नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको अमृतलाल नागर द्वारा लिखित कहानी धर्म संकट का भाग दूसरा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी साहित्यिक कृति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और आपसे एक और निवेदन है कि कहानी का पहला भाग ज़रूर सुने। कहानी के पहले भाग में अब तक आपने यह सुना कि राय बहादुर गिरिराज अंग्रेजी हुकूमत से अत्यधिक प्रभावित थे और वह अंग्रेजी संस्कृति को ही अपनाना चाहते थे। वह मॉडर्न कल्चर के हिमायती थे। उन्होंने अपने लड़के रमेश के लिए भी बहू ढूंढने का निश्चय किया, जो कि वह मॉडर्न मेहमानों को खातिरदारी करने की तमीज़ रखती हो, और इसके लिए वह 25,000 रुपये का दहेज भी चाहते थे। अब आगे सुनिए। एक दिन इनके द्वारा नौकर रखाए गए पुराने मातहत एक सजातीय बाबू देवी शंकर पधारे। गिरिराज की महिमाओं का बखान करते हुए उन्होंने कहा, सर, मैं आपकी च्वाइस को जानता हूँ और एक लड़की मेरी नज़र में है। इन बाबू के साथ उन्होंने रीता को देखने का अवसर पाया। रीता राय साहब चमन लाल की इकलौती बेटी थी। राय साहब चमन लाल ने अपने ज़माने में बड़े ऐश बड़े नाम किए। वे शहर की तवाइफों के सरताज थे, रेस के घोड़ों के सरपरस्त थे और बड़े ही औला पौला आदमी थे। अपने जीवन काल में लाखों कमाए और लाखों फूके। एक लड़की हुई, उसे बड़े लाड से पाला पोसा पढ़ाया। हाई स्कूल तक रीता ने परीक्षाओं तथा वाद विवाद और नृत्य प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार प्राप्त कर अपने पिता को संतुष्ट किया था। राय साहब विधुर थे। रीता की एक विधवा मौसी उनकी लड़की की देखभाल करने के लिए उनके यहाँ रहती थी, सो सब तरह से उनकी ही हो गई थी। राय साहब ने आँख मूंद कर अपना घर अपनी रक्षिता साली को सौंप रखा था। बाद में राय साहब चमन लाल की जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र पलटे। बड़ा घाटा आया। दिवालिये होने की नौबत आ गई। अपनी लड़की के वास्ते कुछ रकम बचाने की नीयत से उन्होंने एक बंगला अपनी साली के नाम से खरीदा और लगभग 1 लाख रुपया नकद और जेवरों के रूप में बचाकर उसी के नाम से जमा करवा दिया। फिर राय साहब दिवालिये हो गए और जिस दिन उन्हें अपनी महलनुमा कोठी सदा के लिए छोड़नी थी, उस दिन उन्होंने गहरे नशे में अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर अपनी यह लीला समाप्त कर दी। राय साहब की मृत्यु के बाद मौसी सयानी हो गई और रीता अनाथ। लड़की देखने गए तो उसकी 2 चोटियों में तितलियों जैसे रिबन देखकर राय बहादुर साहब के पैशन प्राप्त जीवन में नई रस की गुलाबी आई। अनेक वर्षों का सोया हुआ मॉडर्न पत्नी का अभाव जाग उठा। लड़की रीता बातचीत में तेज, आंखें नचाने में बाकमाल और हंसने में बिजली थी। देखकर लौटे तो रास्ते में देवी शंकर से बोले, लड़की तो अच्छी है और दहेज का भी मुझे कोई खास नहीं, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं इन सब मामलों में बड़ा मॉडर्न हूँ। खाली एक प्रयोजन है कि क्या नाम है, तुम्हारा क्या ख्याल है देवी शंकर? अभी तो मैं भी शादी कर सकता हूँ। देवी शंकर राय बहादुर को घूरने लगे। मुंह पर खुशामद से हाँ के बजाय ना भला क्यों कर
कहते। मौसी के लिए इससे बढ़कर कोई शुभ संवाद न हो सकता था। 18 वर्ष की आयु की रीता 56 वर्षीय राय बहादुर गिरिराज किशन की पत्नी बनी और इसके बाद की तमाम बातें अपने क्रम में बढ़ गईं। रीता ने प्रथम दिन से ही अपने पति से कोई संबंध न रखा। हठ पूर्वक अपने कमरे के अंदर बंद रही। राय बहादुर रुपए, पैसे, गहनों और खुशामदों की बड़ी बड़ी नुमाइशें लगाकर हार गए। फिर एक दिन फुल्ली ने बतलाया कि रमेश और रीता राय बहादुर द्वारा स्थापित संबंध को भूलकर परस्पर नया संबंध स्थापित कर रहे हैं। राय बहादुर आग हो गए। रमेश तब एमए के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। पिता ने क्रोध में अंध होकर उस पर प्रहार किया और घर से निकाल दिया। रीता तब भी उनकी न हुई। रमेश को 2 महीने बाद ही दिल्ली में कोई नौकरी मिल गई और उसके महीने भर बाद ही रीता राय बहादुर के घर से गायब होकर दिल्ली पहुंच गई। जाने से पूर्व वह एक अलबेला काम कर गई थी। मोहल्ले के 50 घरों में हर पते पर उनका लिखा पोस्ट कार्ड उसके गायब होने के दूसरे ही दिन पहली डाक से पहुंचा। उसमें मात्र इतना ही लिखा था, बाबू गिरिराज कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाया था, मगर मैंने उन्हें कभी अपना पति न माना और न अपना धर्म ही दिया। विवाह से पहले मुझे बतलाया गया कि मैं उनके पुत्र को ब्याही जाऊंगी। तब से मैंने उनके पुत्र को ही अपना पति माना। इस घर में आकर भी उन्हें ही भगवान की साक्षी में अपने को सौंपा और अब मैं अपने पति के पास ही जा रही हूँ। रीता के भागने से राय बहादुर बाबू गिरिराज किशन को इतना कष्ट नहीं पहुँचा था जितना कि उसके द्वारा भेजे गए इस सार्वजनिक पत्र से वे दुखी हुए। इसके द्वारा राय बहादुर का जीवन बदल गया। उनमें पूजा पाठ और आस्तिकता की भावना जागी। साथ ही अकेलापन भी हट पकड़ गया। पिछले 8 वर्षों में वे एक दिन भी अपने घर से बाहर निकलकर कहीं न गए। लेन देन का काम करते थे, वह धीरे धीरे समाप्त कर दिया। मोहल्ले में किसी से भी संपर्क न रखा। पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, मगर मोहल्ले वाले उनकी हालत देखने पूछने भी न गए। जाते तो मिलते भी नहीं और अचानक मेरे पास अब यह पत्र आया। हम सभी मोहल्ले वाले एकाएक यह निर्णय न कर पाए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। वैद्य जी और बड़े बाबू इस पक्ष में थे कि पुलिस को सूचना दे दी जाए और इस पत्र को लिखी हुई बातों का अमल भी कानून के हाथों ही हो, परंतु मैं तो मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने के पक्ष में था। राय बहादुर कैसे भी रहे हों, इसी मोहल्ले के थे। कईयों को उन्होंने कभी नौकरियां भी दिलाई थी, उपकार किया था। इंजीनियर साहब भी मेरे ही मत के थे। बाद में सभी राजी हो गए। मोहल्ले के एक मित्र के पास रमेश के पत्र आया करते थे, उसी से पता लेकर तार भेजा गया, जिसमें यह स्पष्ट लिख दिया था कि यदि कल प्रातः काल तक तुम स्वयं अथवा तुम्हारा पत्र उत्तर न आएगा तो राय बहादुर की अंत्येष्टि क्रिया मोहल्ले वालों द्वारा ही पंचनामे से संपन्न कर दी जाएगी। सुबह 4 बजे तार का जवाब आया कि रमेश टैक्सी द्वारा दिल्ली से चल रहा है और सुबह तक पहुंच जाएगा। प्रातःकाल करीब सभी मोहल्ले वाले राय बहादुर के घर पर उपस्थित थे। तभी टैक्सी दरवाजे पर रुकी। रमेश, रीता और 3 बच्चे उतरे। रमेश के मुंह पर तो सामाजिक लज्जा और संकोच की मलिन छाया थी, परंतु रीता का चेहरा सतेज और निर्विकार था।
रीता के आने का संवाद पाकर अनेक स्त्रियां कौतूहलवश आ गईं। रीता ने राय बहादुर की लाश के पास अपनी चूड़ियां तोड़ी और मांग का सिंदूर पोंछा। रमेश ने पिता का अंतिम संस्कार किया। स्त्रियां रीता से तरह तरह के प्रश्न करती थीं, परंतु वह कोई उत्तर न देती थी। क्रियाकर्म इत्यादि में राय बहादुर के सजातीय नाते रिश्तेदार आदि बहुत कम आए। ब्रह्म भोज में गरीबी से एकदम टूटे हुए ब्राह्मण ही आए। किसी प्रकार क्रियाकर्म समाप्त हुआ। रमेश के वहाँ से चलने का समय आया। मैंने राय बहादुर के अंतिम पत्र के अनुसार संभ्रांत मोहल्ले वालों के साथ रीता रमेश को बुलाकर सबके सामने उनका यह अंतिम पत्र पढ़ा और वह तकिया जो मुहरबंद पेटी में मैंने रखवा दिया था खुलवाया। फुल्ली और नौकरों को राय बहादुर की इच्छा अनुसार रुपए दे दिए गए। राय बहादुर की अंतिम मांग पर रीता का निर्णय सुनने के लिए हम सभी उत्सुक बैठे थे। रीता बोली, मैं धर्म और ईश्वर के सम्मुख सचरित्र हूँ। मैंने अपने तन मन से उन्हें सदा ससुर ही माना। धार्मिक कानून की जिस मजबूरी से उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाया था, उसे मैंने विधिवत उनकी लाश को सौंप भी दिया। उनकी चूड़ियाँ, उनका सिंदूर उन्हें सौंपा। लेकिन मेरी चूड़ियाँ, मेरा सिंदूर अक्षय है कहकर उसने देर से अपने हाथ के नीचे दबी हुई रुमाल की पोटली को उठाया। उसमें हरी चूड़ियाँ थी और एक चांदी की डिबिया थी। चूड़ियाँ पहनी और डिबिया खोलकर रमेश की ओर रखते हुए बोली, जिन्होंने मेरी गोद भरी है उन्होंने मेरी मांग भी भरी है। लीजिए, मेरी मांग भर दीजिए। रमेश ने रीता की मांग में सिंदूर की रेखा खींच दी। फिर रीता बोली, घर के संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि अगर आप 5 पंच मुझे दुष्चरित्र मानते हो तो उसे धर्मशाला बना दीजिए। हम में से कोई खम ठोककर एकाएक यह नहीं कह पाया कि रीता दुष्चरित्र है। मैंने अनुभव किया कि सभी के मनों को इस प्रश्न से धक्का लगा था। अपने परंपरागत धार्मिक सामाजिक संस्कारों के कारण हम रीता को सच्चरित्रता मानने से भी मन ही मन हिचकते थे। पर यो क्या कहे, रीता हमारी हिचक पर एक बार कहकर उठ गई। उसने कहा, मुझे राय बहादुर साहब का घर और 10,000 रुपये पाने की इच्छा नहीं। मेरे पति ने मुझे सुहाग की छाव दे रखी है, लेकिन मैं आपके सामने कसौटी रखती हूँ। बोलिए, घर किसका है? घर को छोड़कर बाकी सब सामान के साथ रमेश, रीता और उनके बच्चे दिल्ली चले गए। हम अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाए। घर की चाबी मेरे पास है। वह तौले 1.5 का लोहे का टुकड़ा इस समय मेरे मन प्राणों का बोझ बना हुआ है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और किसी पास की लाइब्रेरी में ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।